स्टूडेंट्स, द थर्ड फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसको हेनरीज लॉ भी बोला जाता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम समझते हैं। यहाँ पर हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट है, मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस ओवर द लिक्विड। तो ये स्टेटमेंट जो है इसको हम समझते हैं इस एक्सपेरिमेंट से। हमारे पास एक गैस है और इस गैस को हमने एक लिक्विड के ऊपर क्या कर रखा है, एनक्लोज कर रखा है एक सिलेंडर के अंदर। ऊपर से हम प्रेशर जो है इसको मेंटेन कर रहे हैं, प्रेशर जो भी आपको यहाँ पर रखना है। तो ये गैस जो है वो इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होना शुरू होगी। इनिशियली क्या होता है, इनिशियली गैस के मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड की सरफेस से स्ट्राइक करते हैं और इसी वजह से ये सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो पहले ये मॉलिक्यूल स्ट्राइक करते रहेंगे और इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होते रहेंगे। एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब इसके अंदर डिसोल्यूशन रुक जाएगा, उस टाइम पर इस सॉल्यूशन को बोला जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस सिलेंडर के अंदर कितनी गैस इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है उसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं मास के टर्म्स में। मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, कितनी गैस, कितना मास उस गैस का डिसॉल्व हुआ किसी लिक्विड के अंदर, ये किस पे डिपेंड करता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस ओवर द लिक्विड। इस गैस का प्रेशर कितना था इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस गैस का कितना मास इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो पाया। और इसी बात को इन्होंने लिखा इस इक्वेशन की फॉर्म में, मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस ओवर द लिक्विड। तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने लगा दिया यहाँ पर k, तो हमारी इक्वेशन बन गई m इज इक्वल टू k इंटू p। तो यहाँ पर m जो है वो मास ऑफ गैस है, k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और p जो है वो प्रेशर ऑफ गैस है। इस एक्सपेरिमेंट को करते टाइम बच्चों एक पॉइंट नोट कर लेना, यू हैव टू कीप द टेम्परेचर फिक्स्ड। आप टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे जब आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं तब। अब साइमल्टेनियसली क्या हुआ, जब हेनरी ने ये स्टेटमेंट अपनी प्रेडिक्ट की कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी किस तरीके से प्रेशर पे डिपेंड करती है, उसी टाइम पर एक और साइंटिस्ट थे डाल्टन, जिन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट करके और एक जनरल स्टेटमेंट लिखी थी। अब डाल्टन की स्टेटमेंट क्या थी और डाल्टन का एक्सपेरिमेंट किस तरीके से हेनरी के इस एक्सपेरिमेंट से सेपरेट था। तो देखो बच्चों, डाल्टन ने क्या किया, उन्होंने एक लिक्विड लिया, इस लिक्विड के ऊपर बजाय एक गैस के उन्होंने दो गैसेस को फिल कर दिया, जैसे कि मान लो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस। अब इन्होंने स्टडी किया, ये था डाल्टन का एक्सपेरिमेंट, इन्होंने स्टडी किया इन दोनों गैसेस की सॉल्युबिलिटी इसके अंदर और इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस in a liquid is directly proportional to partial pressure of gas over the liquid। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, मान लो हमारे पास ऑक्सीजन गैस जो है इसका प्रेशर है P ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस जो है इसका प्रेशर है P नाइट्रोजन इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर। इन दोनों का सम जो होगा वो किसके बराबर आएगा, P टोटल, टोटल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द लिक्विड। तो इस सिलेंडर में टोटल प्रेशर कितना है, इन दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम, वो P टोटल है। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये इसकी सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन करेगा। ऑक्सीजन का प्रेशर अगर ज्यादा होगा इस मिक्सचर में तो ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होगी, नाइट्रोजन का प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब दोनों गैसेस की इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी की अगर बात की जाए तो दोनों गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है दोनों गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर, जिसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। इसको बोला जाएगा पार्शियल प्रेशर। क्यों बोल रहे हैं पार्शियल प्रेशर, क्योंकि हमारे पास एक मिक्सचर था, सिंगल गैस नहीं थी बल्कि एक मिक्सचर था। तो ये डाल्टन की एक्सपेरिमेंट थी और उसकी जो स्टेटमेंट थी वो ये थी। तो इस स्टेटमेंट को अगर मैं लिखूं तो इन्होंने ये लिखा, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो हेनरी ने पहले स्टेटमेंट दिया था कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और बिल्कुल उससे मिलती जुलती बात जो है वो डाल्टन एक्सपेरिमेंट भी कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर।
तो हेनरी ने क्या किया, हेनरी ने इस सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में जो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखवाई थी तब भी ये पॉइंट लिखवाया था कि हम सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में। तो हेनरी ने क्या किया, हेनरी ने मॉडिफाई कर दिया इस स्टेटमेंट को। So Henry modified the statement और क्या बोला इन्होंने कि भाई हम सॉल्युबिलिटी को XA से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, let solubility of gas is XA, so according to this statement XA is directly proportional to PA। तो हेनरीज लॉ की ये सेकंड स्टेटमेंट है जो डाल्टन्स स्टेटमेंट से आती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस ओवर द लिक्विड। और यहां पर इन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया जिसको इन्होंने बोला K डैश इनटू PA। XA is equal to K dash into PA where XA is mole fraction of gas in the liquid, K dash is proportionality constant and PA is pressure of gas over the liquid। इसी स्टेटमेंट को इन्होंने ऐसे लिखा XA is equal to XA into 1 upon K dash is equal to PA और इसको लिख दिया गया ऐसे XA into KH is equal to PA। ये है सेकेंड फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ। तो एक ही चीज को पहले तो इन्होंने बोला इन टर्म्स ऑफ मास कि गैस का मास कितना डिसॉल्व होगा वो डिपेंड करता है गैस के प्रेशर पे, और दूसरी बार इन्होंने बोला इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो यहां पर ये स्टेटमेंट जो है ये हमारी हेनरीज लॉ का सेकंड फॉर्म कहलाती है और इसके अंदर जो KH लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट। नाम याद रख लेना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट, एक नंबर का कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ चुका है इस हेनरीज कांस्टेंट से। तभी आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर कि हेनरीज कांस्टेंट किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो ये हमारी हेनरीज लॉ की सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं अब इस इक्वेशन से। हेनरीज सेकंड फॉर्म से यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं प्रेशर of a gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas in the solution। ये सेकेंड स्टेटमेंट हो गई हेनरीज लॉ की। तो ये था हेनरीज लॉ जिसमें पहले तो मास ऑफ गैस की बात की गई और बाद में डाल्टन के एक्सपेरिमेंट के बाद में इन्होंने अपनी ही स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर दिया और सॉल्युबिलिटी में मास की जगह क्या रख दिया, मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन को यूज करके ये इक्वेशन लिख दी गई। अब इस इक्वेशन से आपको जो है वो कई सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना। अब मैं आपको बता देता हूं कि हेनरीज कांस्टेंट जो है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। बच्चों हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड करता है तीन चीजों पे। वो क्या क्या है? पहला है नेचर ऑफ गैस, दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट और तीसरा है टेम्परेचर। तो ये पॉइंट आप नोट कर लो। हेनरीज कांस्टेंट depends on nature of gas, nature of solvent
एंड टेम्परेचर पे। इन 3 फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा। अब समझ लेते हैं कि किस तरीके से टेम्परेचर जो है वो हेनरीज कांस्टेंट को इफेक्ट करता है। तो यहां पर बच्चों पहले 2 स्टेटमेंट नोट कर लो। क्योंकि हेनरीज कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो वैल्यू ऑफ KH इंक्रीज विद द increase in temperature and value of KH decrease with the decrease in temperature। पहले आप ये 2 पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिए। क्योंकि हेनरीज कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था, तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर अगर कम होगा तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अब बच्चों हम देखो इस चीज को समझते हैं इस तरीके से। अभी हमने जो इक्वेशन लिखी थी PA = KH × XA, और हमने इसको समझा था इस एक्सपेरिमेंट से कि अगर हमारे पास 2 गैसेस हैं, एक गैस है ऑक्सीजन, दूसरी गैस है नाइट्रोजन, इसको हमने मान लिया A गैस, इसको हमने मान लिया B गैस। इस रिएक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए बोला था मैंने आपको, और इसके अंदर XA अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है और XB अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व्ड है। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हम इस गैस का प्रेशर जो है वो चेंज नहीं कर रहे, इन दोनों गैसेस का प्रेशर जितना था उतना ही है, लेकिन हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा लिया। टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो KH की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर KH की वैल्यू बढ़ गई तो इस XA को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट रख दिया आपने। जब आप प्रेशर चेंज नहीं कर रहे इसका मतलब ये कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है तो इसका ये मतलब हुआ कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर जैसे मैं बोल देता हूं कि सपोज प्रेशर ऑफ A इज 12, तो KH की वैल्यू पहले 3 थी और XA की वैल्यू पहले 4 थी, तो 3 4 12 होता है। लेकिन अगर मान लो मैं इस KH की वैल्यू को बढ़ा देता हूं और इसको मैं कर देता हूं 4, तो इस XA को अब 3 होना पड़ेगा ताकि ये टोटल 12 आ पाए। तो अगर मैं KH की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं तो XA ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही। यही इफेक्ट था KH का इस प्रेशर के ऊपर। KH प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, इसको हमने हेनरीज कांस्टेंट बोला। हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा KH की वैल्यू बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर कम होगा KH की वैल्यू कम होगी। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो KH हमारा अगर पहले 3 था तो अब मान लो 4 हो गया, तो KH अगर 4 हो जाएगा तो XA को कम होना पड़ेगा, तभी प्रेशर कांस्टेंट रह पाएगा, अदरवाइज प्रेशर चेंज हो जाएगा और ये लॉ फेल हो जाएगा। तो ये था बच्चों इफेक्ट टेम्परेचर का KH की वैल्यू पे। अब अगर हम उल्टा कंसेप्ट लगाते हैं, मतलब हम टेम्परेचर को लो करते हैं, तो PA = KH × XA। ये हमारा 12 है, मान लो ये 4 था और ये 3 था, हमने टेम्परेचर को कम कर दिया, टेम्परेचर हमने घटा दिया। तो टेम्परेचर घटाएंगे तो KH की वैल्यू कम हो जाएगी, तो अब इसको इंक्रीज होना पड़ेगा, तभी ये 12 आ सकता है। तो KH की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और इसी वजह से KH की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर बढ़ता है तो बढ़ जाती है, और टेम्परेचर कम होता है तो टेम्परेचर के साथ कम हो जाती है। KH की वैल्यू कम होगी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि XA को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सॉल्युबिलिटी। अब इसको आप अप्लाई कैसे करते हो, आपने कोल्ड ड्रिंक जो है उसको देखा होगा, उसको स्टोर किया जाता है रेफ्रिजरेटर के अंदर। क्यों स्टोर किया जाता है रेफ्रिजरेटर के अंदर, ताकि टेम्परेचर जो है वो लो रहे, और टेम्परेचर लो रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड के अंदर ज्यादा रहेगी। जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी रहेगी उतने लंबे टाइम तक उसको आप स्टोर कर पाओगे। लेकिन अगर हम उसी बॉटल को बाहर रख दें खुले के अंदर या धूप के अंदर या गर्मी के अंदर, तो धूप के अंदर क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो गैस जो है वो बॉटल में से निकल जाएगी।
तो गर्म कोल्ड ड्रिंक जो है उसको जब आप बॉटल को खोलते हो तो उसमें से ज्यादा गैस बाहर निकलती है, जबकि एक ठंडी बॉटल को आप खोलते हो तो उसमें से कम गैस बाहर निकलती है, ड्यू टू दिस हेनरीज कांस्टेंट। ये टेम्परेचर पे डिपेंड हो रहा था, ये टेम्परेचर पे डिपेंड होता है तो ये इसको इफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, और इसी वजह से हेनरीज लॉ जो है वो हमारी डेली लाइफ में भी अप्लाई होता है। एक और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो हिली रीजन्स होते हैं जहाँ हाइट ज़्यादा होती है वहाँ पर जो वाटर बॉडीज पाई जाती हैं जैसे कि लेक्स हैं, तो लेह और लद्दाख वाला जो रीजन है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें जो लेक्स पाई जाती हैं उसके अंदर मछलियाँ वगैरह ज़्यादा नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती उसके अंदर ज़्यादा? क्योंकि वहाँ पर हाइट ज़्यादा होने के कारण प्रेशर जो है वो कम हो गया। हिली रीजन्स के अंदर प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम हो गया तो ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम हो गई तो तुम्हारी इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा? कम हो जाएगा। तो इस वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है गैसेस की, क्योंकि प्रेशर उन रीजन्स में ज्यादा नहीं है, और सॉल्युबिलिटी कम हो गई इसका मतलब ऑक्सीजन गैस उस जगह पर हिली रीजन्स के अंदर कम डिसॉल्व हो रही है पानी के अंदर। ऑक्सीजन गैस कम डिसॉल्व होगी तो इससे क्या हो जाएगा? इससे वहां पर एक्वेटिक एनिमल्स जो है उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनको एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और इसी वजह से हिली रीजन्स के अंदर ऑक्सीजन की स्कैरसिटी की वजह से वहां ज्यादा एक्वेटिक एनिमल्स नहीं पाए जाते, तो वहां का पानी जो है वो ऑटोमेटिकली साफ रहता है। आपने देखा होगा पिक्चर्स वगैरह के अंदर ब्लू पानी दिखाई देता है, उसका जो फोटोज वगैरह क्लिक करते हैं तो वो ब्लू पानी इसीलिए है क्योंकि वहां पर उनको गंदा करने के लिए एक्वेटिक एनिमल्स है ही नहीं। तो ना वहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स होते जो समुद्र के अंदर जो पाए जाते हैं, छोटे मोटे पेड़ पौधे जिसको हम बोलते हैं, और नहीं वहां पर एक्वेटिक एनिमल्स होते ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ ऑक्सीजन, और स्कैरसिटी ऑफ ऑक्सीजन को हेनरीज लॉ जो है वो एक्सप्लेन करता है। तो ये हो गया बच्चों हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के दो फॉर्म्स और इसके जो हेनरीज कांस्टेंट है उसके ऊपर डिपेंडेंट फैक्टर्स एज वेल एज कंसेप्ट रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। यहाँ एक ग्राफ हम बना सकते हैं इस इक्वेशन के ऊपर बेस्ड। ग्राफ बनाया जाता है इस तरीके से, प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो क्योंकि यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन जाती है तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं +0। तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया 0, दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज स्लोप। स्लोप जो है वो कौन बताएगा? KH। x हमने ले लिया सॉल्युबिलिटी और PA हमने ले लिया y एक्सिस पे। तो लाइन हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से और इस लाइन का स्लोप जो है वो आपको बताएगा KH की वैल्यू। तो स्लोप इज इक्वल टू KH। कई बार ये ग्राफ जो है ये दे सकता है तुम्हें पेपर के अंदर और तुमसे पूछेगा बताओ KH की वैल्यू कहाँ से प्रेडिक्ट होगी, तो स्लोप बताता है आपको KH की वैल्यू कितनी होती है। और ये ग्राफ जो है वो क्या आता है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है अगर ये इक्वेशन वैलिड है तो एक्सपेरिमेंटली आप ग्राफ प्लॉट करके देखोगे जब हेनरीज लॉ का, तो आपको इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। अब ये लॉ जो है इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। हेनरीज लॉ जो है ये हर जगह अप्लाई नहीं हो पाता। कहां कहां अप्लाई नहीं होता ये हम देखते हैं यहां पर। अब लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। पहला लिमिटेशन ये है, ये लॉ अप्लाई होता है, इट इज एप्लीकेबल एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे ही ये ग्राफ अप्लाई होता है। ज्यादा हाई प्रेशर अगर कर दोगे तो ये लॉ फॉलो नहीं होता। तो जो अभी हमने एक ग्राफ बना के देखा PA और XA का, जब तक आप लो प्रेशर रखते हो तब तक स्ट्रेट लाइन आती है। अगर इस प्रेशर को ज्यादा बढ़ा दोगे तो ये स्ट्रेट लाइन जो है वो गायब हो जाएगी, बल्कि ग्राफ जो है वो किसी कर्व्ड फॉर्म में चला जाएगा। तो ये हमारे पास पहला लिमिटेशन आ जाता है कि द प्रेशर शुड बी लो एंड टेम्परेचर शुड बी हाई। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? The gas to be dissolved should not react with the solvent।
तो जैसा कि हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड में पढ़ा था, कुछ गैस ऐसी होती हैं जो कि लिक्विड के साथ रिएक्ट कर लेती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, HCl। तो ये लॉ ऐसी गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करता जो गैसेस पानी के साथ रिएक्ट कर लेती हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट जो है वो लिमिटेशन हो जाते हैं हेनरीज लॉ की। हेनरी लॉ लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे एप्लीकेबल है, उससे ज्यादा हाई प्रेशर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट, जो गैस आप डिसॉल्व करने जा रहे हो सॉल्वेंट के अंदर, वो गैसेस उस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। ये था लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। अब आ जाते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ पे। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ? सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो हम देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, तो जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, दे आर कॉल्ड बेवरेजेस। इनके अंदर जो गैस डिसॉल्व की जाती है वो इसी लॉ का यूज करके और फिर डिसॉल्व की जाती है। तो यहां पर इस स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं कि टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक या फिर सोडा वाटर, द बॉटल्स आर सील्ड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। When the bottles of carbonated beverages are sealed, it is done at low temperature and high pressure to increase the solubility of gas। इसके बाद आ जाता है सेकंड एप्लीकेशन, इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। तो हमारे लंग्स कंटिन्यूअसली क्या करते हैं बच्चों? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से बाहर आ जाती है। तो हमारे लंग्स के अंदर भी जो है वो हेनरीज लॉ अप्लाई होता रहता है। तो इसको हम यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे? When air enters into the lungs, partial pressure of oxygen is high. As a result, oxygenate combines with hemoglobin to form oxyhemoglobin. When air enters into the lungs, the partial pressure of oxygen gas is high, so it dissolves in the blood। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कहाँ ज्यादा होता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा होता है ब्लड में। तो मान लो ये हमारा ब्लड है और ये हमारे लंग्स के एल्वियोलाई सैक्स हैं। तो यहाँ पर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, जबकि इधर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो ऑक्सीजन जो है वो इधर से इधर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से लंग्स के अंदर डिस्चार्ज हो जाती है। इस तरीके से हेनरीज लॉ जो है वो अप्लाई हो जाता है लंग्स के फंक्शनिंग के अंदर। अब इसके बाद हम एक और एप्लीकेशन देखते हैं जो आपने देखा होगा, जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, वो अपने साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर कैरी करते हैं। क्यों कैरी करते हैं ऑक्सीजन का सिलेंडर? अभी आपको एक बात समझाई थी मैंने, हिली रीजन्स में क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होगा तो वहां पर ऑक्सीजन तो है, लेकिन ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा नहीं है, वो कम है। ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो हम सांस तो ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस अंदर जा तो रही है फेफड़े के अंदर, लेकिन उस गैस का प्रेशर कम है, तो वो हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो पाती इस कम प्रेशर के कारण। तो
इसी वजह से जो हिली रीजन्स में लोग जाते हैं, कुछ हाइट के बाद में उनको जो है वो एनॉक्सिया हो जाता है, उनको एक तरीके से ये कह दो कि भाई ऑक्सीजन की स्कैरसिटी में चढ़ने में दिक्कत आती है, उनको समझ में नहीं आता, उनका ब्रेन जो है वो काम करना धीरे धीरे कम कर देता है, उनकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती, तो वो लोग ऐसे कंडीशंस के अंदर जो है वो ऊपर क्लाइंब नहीं कर सकते। इसी वजह से वो अपने साथ क्या ले जाते हैं, वो अपने साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर कैरी करते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे फॉर क्लाइंबर्स या फिर पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। तो आप इसमें लिखोगे माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन cylinders with them because as the height increase, the pressure of oxygen decrease and hence solubility of oxygen in the blood also decrease। तो ये हो गया इसका थर्ड एप्लीकेशन। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे लास्ट एप्लीकेशन पे, डीप सी डाइविंग। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जिनको हम गोताखोर भी बोलते हैं, जब वो डीप सी में डाइव करते हैं तो डीप सी के अंदर क्या होता है बच्चों, पानी का प्रेशर बढ़ जाता है, और पानी का प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन द ब्लड इंक्रीजेस। तो जो डीप सी डाइवर है उसके साथ उल्टी कंडीशन हो जाती है, क्लाइंबर से जस्ट अपोजिट कंडीशन। क्लाइंबर को प्रेशर कम मिला था ऑक्सीजन का, लेकिन इसको जो है वो प्रेशर ज्यादा मिलता है। ऑक्सीजन का ही प्रेशर नहीं बल्कि सभी गैसेस का प्रेशर बढ़ जाता है, नाइट्रोजन का प्रेशर भी, क्योंकि नाइट्रोजन भी पानी में डिसॉल्व होती है, ऑक्सीजन भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है। तो जब सभी गैसेस का प्रेशर बढ़ेगा तो सभी गैसेस बॉडी के अंदर डिसॉल्व होने लग जाएंगी, और जब सभी गैसेस बॉडी के अंदर डिसॉल्व होने लग जाती हैं तो जब वो स्कूबा डाइवर वापस सरफेस के ऊपर आता है तब उसको दिक्कत आती है, क्योंकि वो गैसेस जब ब्लड में से बाहर निकलती हैं तो वो वेकेंट स्पेसेस छोड़ देती है, जिसकी वजह से बबल्स बन जाते हैं आर्टरीज के अंदर, और ये बबल्स कहीं ना कहीं जाके किसी जॉइंट के ऊपर ब्लॉक कर देंगे पूरी आर्टरी को, और कोई भी बॉडी ऑर्गन जो है वो काम करना बंद कर सकता है, या इससे डेथ भी हो सकती है। तो इसको हम बेंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ solubility of gases increase with the pressure। तो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं जब ये गहराई में जाते हैं तो इनके ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस जो पानी में ज्यादा डिसॉल्व होती हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है ब्लड के अंदर। सो देयर सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस इंक्रीजेस इन द ब्लड। इस सॉल्युबिलिटी बढ़ने के कारण ऑक्सीजन गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी ब्लड में। अब ऑक्सीजन को तो क्या कर लेंगे हम, यूटिलाइज कर लेंगे मेटाबॉलिज्म में, बॉडी काम करने में यूज कर लेती है, लेकिन नाइट्रोजन का तो कोई यूज नहीं है बॉडी के अंदर, तो नाइट्रोजन जो है वो ब्लड के अंदर ही रहते हैं डिसॉल्व फॉर्म में। जब ये स्कूबा डाइवर बाहर आता है, सरफेस पे वापस आएंगे, तो उस टाइम पर क्या होगा, सरफेस पे आएंगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और गैस धीरे धीरे ब्लड में से वापस बाहर निकलने लग जाएगी। जब गैस बाहर निकलती है नाइट्रोजन गैस, तो ये ब्लड के अंदर क्या छोड़ देती है, कुछ बबल्स छोड़ देती है, क्योंकि खाली जगह बचेगी जो गैस में ऑक्यूपाई कर रही, वो खाली जगह बबल्स बना देगी, और ये बबल्स जो हैं ये कहीं ना कहीं ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेंड्स। इस बेंड को अवॉइड करने के लिए ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो कैरी करते हैं स्कूबा डाइवर्स, इसके अंदर क्या भरा जाता है, इन तीन गैसेस को फिल किया जाता है। 11.7% हीलियम होता है, 56.2% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन। तो ये मिक्सचर इसीलिए भरा गया ताकि एक तो नाइट्रोजन गैस जो है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा ना हो ब्लड में, और दूसरा नाइट्रोजन गैस का जो टॉक्सिक इफेक्ट है उससे बचाया जा सके। तो ये थे हमारे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड।
बच्चों इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको आज असाइनमेंट में मिलेंगे, जिसमें हेनरीज लॉ की इक्वेशन जो है वो यूज होगी। आप ये न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे आप बता सकते हो। थैंक यू।